हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सॉन एजुकेशन। आज हम लोग यहाँ पर आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीजीटी एग्ज़ाम फिजिक्स के लिए एक प्रॉपर फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसमें आप कम समय में अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। और यहाँ पे हम केवल उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद एसआई सिस्टम, फंडामेंटल एंड derived units, significant figures, dimensions of physical quantities, और उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस एंड परसेंटेज एरर। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट से। देखिए, होता क्या है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है। सबसे पहली जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो दूसरी होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो नंबर्स में टोटल 7 होती हैं। कौन कौन सी डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, उसके बाद अमाउंट ऑफ मैटर एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो टोटल ये 7 क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये टोटल जो 7 क्वांटिटीज है इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है, और इनके यूनिट्स को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि अगर हम बात करें मास, तो मास की जो यूनिट होती है दैट इज केजी। उसके बाद हम लेंथ की अगर बात करें, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। उसके बाद करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। अमाउंट ऑफ मैटर का जो यहाँ पे होता है वो होता है मोल। एंड लास्ट जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कैंडला यानी सीडी। तो कुल मिला के इस तरीके से इनकी क्या होती है? यूनिट्स होती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये यूनिट्स हैं, इन सब के अलावा भी 2 यूनिट और होती है जिनको हम लोग बोलते हैं, इसको थर्ड टाइप मान सकते हैं। इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसमें बस 2 ही आते हैं। सबसे पहला है प्लेन एंगल, और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। अगर हम प्लेन एंगल की यूनिट की बात करें तो ये होता है रेडियन, और अगर हम सॉलिड एंगल की यूनिट की बात करें तो ये होता है स्टेरेडियन। ये चीजें हमें याद कर लेनी है। अब इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बचती हैं, मतलब फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज बचती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे हमने कहा फोर्स। ठीक है, फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, उसके बाद स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। कुल मिला के ये हम समझ में आ गया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 7 है। वो 7 कौन से? वो यहाँ पे लिखी हुई है। इनके यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, और जिनके यूनिट्स जो हैं वो है रेडियन और स्टेरेडियन। और इसके अलावा जितना भी बचता है वो सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे बातें हैं एसआई यूनिट्स में। तो पहले तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझ लेते हैं। देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यहीं पे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सीजीएस सिस्टम। दूसरा जो होता है वो होता है एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस सिस्टम।
और जो तीसरा होता है उसको बोला जाता है एमकेएस सिस्टम, और एक हम चौथा भी मान सकते हैं जिसको अभी हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज एसआई सिस्टम। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। तो अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। अगर हम एफपीएस की बात करें तो एफपीएस भी तीन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा, फुट, ठीक है, पाउंड और सेकेंड। और जो तीसरा यहाँ पे है ये भी तीन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो तीन चीजें कौन सी है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो देखिए बेसिकली हम लोग इन्हीं तीन सिस्टम्स का यूज करते हैं, और इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड जो है वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ब्रिटेन में, मतलब वेस्ट का जो वेस्टर्न कल्चर है या हम कहते हैं वेस्ट कंट्रीज जो है उनमें हम यूज करते हैं। इंडियन सिस्टम की बात करें तो हम लोग सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में वो है एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम। एमकेएस सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम, इनका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एसआई सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये एक्चुअल में जो एसआई है इसको जो लिया गया है वो दूसरी लैंग्वेज से। देखिए इसको जो, इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनली, ठीक है, इसको आप अपने अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, सिस्टम इंटरनेशनली यूनिट्स। ठीक है, तो इसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं। और जो भी अभी हमने यहाँ पर लिखा था इसमें, ये जितने भी हमने यूनिट्स लिखी ये बेसिकली एसआई सिस्टम में ही सबसे ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या फंडामेंटल यूनिट्स होती है, क्या डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं। टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है, 7 होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है जो हमें याद रखनी है, कुछ स्पेशल लेंथ्स की यूनिट होती हैं, स्पेशल लेंथ यूनिट होती है, इनको भी हमें दिमाग में रखना है। सबसे पहला जैसे है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, तो भले इसमें ईयर आ रहा हो बट इट्स नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इट्स अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो 1 एल वाई यानी एक जो लाइट ईयर होता है वो होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, और क्या होता है 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये AU क्या होता है, AU बेसिकली एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ये कितना होता है, तो 1 AU जो होता है वो होता है 1.49, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 1.5 भी बोलते हैं, इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। थर्ड जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूनिट है लेंथ की वो है पार्सेक। पार्सेक यानी 1 पार्सेक, पार्सेक मीन्स पैरालैक्टिक सेकेंड, तो 1 पार्सेक मीन्स होता है 3 पॉइंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। एंड इट इज द लार्जेस्ट यूनिट। ये कैसा है, मतलब यहाँ पे पार्सेक को मानना है कि ये कैसी यूनिट है, ये लार्जेस्ट यूनिट है ऑफ डिस्टेंस की, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। अच्छा, क्या और भी कुछ यूनिट्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम, जिसका मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। उसके बाद 1 माइक्रोन, जिसका मतलब होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। और उसके बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 फर्मी यानी FM, यानी जो कि होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। तो इस तरीके से ये इनकी यूनिट्स बन जाती हैं। बट ये जो बेसिकली यहाँ पे लिखाया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद भी रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि, ठीक है, समझिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि लाइट ईयर और मीटर पार्सेक, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा कि 1 पार्सेक इक्वल टू 3.28 लाइट ईयर। ये भी याद रखना है, 3.28 लाइट ईयर, इसको भी यहाँ पे याद रखना है। तो आई होप आपको इतनी बातें पूरी समझ में आ गई होंगी और ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। अच्छा, मास की यूनिट की बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग बाद में पढ़ेंगे।
अगर हम यहाँ पे मास की यूनिट की बात करें तो ये भी याद रखना है कि मास यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है 1 AMU, 1 AMU, जिसका मतलब होता है 1.66, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 1 AMU इक्वल्स 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये मास की कह सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बाकी किसकी क्या यूनिट है मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, कैंडेला वगैरह ये सारी चीजें। अब देखिए एसआई सिस्टम जो है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। इसको भी आप इंपॉर्टेंट कंसिडर कीजिएगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये बेसिकली ये होते हैं कि हम कोई नंबर जब लेते हैं तो कौन से डिजिट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, कौन से डिजिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उदाहरण के लिए पहले तो आप इसके कुछ रूल समझ लीजिए। इसके कुछ रूल क्या है समझिए। पहला ये कि जितने नॉन जीरो होते हैं, ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो का मतलब हो गया 1 to 9, 1 to 9, ये ऑल सिग्निफिकेंट, ये सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन अब जब बात करते हैं हम जीरो की, तो जीरो आफ्टर नॉन जीरो, जीरो आफ्टर नॉन जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट माना जाता है। उदाहरण के लिए लेट्स से हमने पहला एग्जांपल लिया, हमने कहा 1.0030, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर है 5। कैसे, 1 2 3 4 5। अभी हमने कहा ना नॉन जीरो के बाद अगर कोई जीरो होता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। लेकिन अगर हम वही यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है जिसमें लिखा हो 0.0030, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, बट ये जो नॉन जीरो नंबर होता है ये तब से जीरो जो है वो तब सिग्निफिकेंट माना जाता है जब वो नॉन जीरो के बाद आता है। जैसे हमने कहा 1.530 इंटू 10⁻6। अब इसमें कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे इस पावर को हम इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो है 4। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, ये 3 टर्म्स होते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज क्या होती है, डायमेंशंस। सबसे पहला क्या है, डायमेंशंस। दूसरे में आता है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। और तीसरे में आता है डायमेंशनल डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, अब ये एक्चुअल में डायमेंशंस होते क्या है, देखिए डायमेंशंस अभी हमने जैसे बताया कि टोटल मतलब बेसिकली 2 टाइप की हम लोग क्वांटिटीज पढ़ते हैं, हालांकि होती है 3 टाइप की, फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ 2 तरीके की, एक है फंडामेंटल और दूसरा है डेराइव्ड। तो अब ये जब भी डेराइव्ड क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, तो बेसिकली जो डायमेंशंस होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार यूज हुई है उस डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे हमने कहा स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो जो लोग पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m0 L t-1। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मास, लेंथ और टाइम, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई हैं, जहां पर मास 0 है, मतलब मास एक भी बार यूज नहीं हुआ है, लेंथ एक बार यूज हुआ है और टाइम भी एक बार यूज हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली डायमेंशंस अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्पीड की डायमेंशंस क्या है, तो स्पीड की डायमेंशंस हैं 0, 1 एंड -1। मतलब डायमेंशंस वो पावर होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर लगाते हैं उस डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई उस डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें डायमेंशनल फार्मूले की, तो डायमेंशनल फार्मूला वो एक्सप्रेशन है, ठीक है, द एक्सप्रेशन दैट इंडिकेट्स विच आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इंटर इनटू द डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी विद पावर्स। मतलब डायमेंशनल जो फार्मूला होता है वो ये बताता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार आई है। देखिए इसको हम कुछ और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे तो आई होप आपको बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आ जाएगा कि क्या डायमेंशन होता है, क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है और क्या डायमेंशनल इक्वेशन होती है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हमने मान लिया हमने यहाँ पे स्पीड का एक एग्जांपल लिया। स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको हमने यहाँ पे लिखा m0l1 t-1। ठीक है, ये मान लिया हमने ले लिया इसको। तो जब हम बात करेंगे डायमेंशन की कि डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन है 0, 1 एंड -1। फिर जब हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूले की, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूले की, तो उसको हम फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ml-t-1। और फिर जब हम बात करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन की, तो फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम इक्विवेलेंट करके लिख दें डायमेंशनल फार्मूले के साथ, ठीक है, m0l-t-1, तो इस चीज को बोला जाएगा, इस एक्सप्रेशन को बोला जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। जो पावर्स होते हैं उनको डायमेंशंस बोलते हैं, जो आ, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करके लिखा जाता है उसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। और अगर हम उसी डायमेंशनल फार्मूले के सामने फिजिकल क्वांटिटी लिख दें तो हम इसको बोलते हैं क्या, डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए याद करना तो बहुत ही टफ है क्योंकि आप इतने सारे डायमेंशनल फार्मूले याद नहीं कर पाएंगे, बट इसका जो ट्रिक है कि हम इसको कैसे याद करें, उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, मेन हमें मालूम होना चाहिए फार्मूला, वो भी किसके टर्म्स में, फंडामेंटल के टर्म्स में, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें बताना है कि मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है P बराबर होता है mv, और m का मतलब होता है मास यानी m, और v का मतलब LT-1। तो यानी मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला बना MLT-1। इस तरीके से यानी बेसिक जो डायमेंशनल फार्मूले हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, और फिर उसी हिसाब से आप यहाँ पे सारी वैल्यूज रख करके दूसरी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले मालूम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहला जो हमें मालूम होना चाहिए वो है मास, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला होता है m। फिर दूसरा मालूम होना चाहिए टाइम, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होता है t। और तीसरा जो यहाँ पे है लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है l। और फिर कभी कभार यहाँ पे टेम्परेचर के लिए भी आ जाता है, टेम्परेचर के लिए, तो टेम्परेचर के लिए हो जाता है k। ठीक है, अब जैसे मान लिया हमने कहा कि ये बताइए कि फोर्स का, यहाँ पे सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड का हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ है, तो हम कहेंगे L अपॉन टी, लेंथ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बना, LT-1। ठीक है, LT-1 इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया। अब जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया अच्छा एक्सेलरेशन का बताओ, एक्सेलरेशन का, तो हमें पता है एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का भी हम लोगों ने निकाला है क्या, LT-1। और टाइम का भी हम लोगों ने निकाला, टाइम का मालूम ही होता है क्या होता है t। तो यहाँ पे क्या आया, LT-2। देखिए जो नहीं लिखा जाता है उसमें सिंपल सा है, उसके उसका मतलब क्या है, जीरो है। जैसे मास नहीं लिखा गया तो मास का मतलब यहाँ पर जीरो है। अब जैसे हमने कहा फोर्स का बताइए डायमेंशनल फार्मूला, तो फोर्स F बराबर क्या होता है ma। अब m का मतलब क्या हो गया m, और a का मतलब क्या हो गया LT-2। तो फाइनली क्या आ गया, MLT-2। ये हो गया इसका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि ठीक है आप प्रेशर का बताइए, तो प्रेशर हमें पता है ये होता है F अपॉन A। सो F का मतलब क्या हो जाएगा, F का मतलब हो जाएगा MLT-2।
2 और एरिया हो जाएगा क्या, एल स्क्वायर। एरिया चूंकि लेंथ इंटू ब्रीथ होता है या साइड इंटू साइड होता है, यानी 2 बार इसका मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर। तो फाइनली जो पी का डायमेंशनल फार्मूला आया है वो आया है ml-1 t-2। कुल मिला के देखिए ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, इन सबको एक ही वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है, बट एक जो बेसिक मेथड है फाइंड आउट करने का, तो आप कोई भी एक फार्मूला देख लीजिए किसी भी क्वांटिटी का बताना हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं इसी पेज पे। मान लीजिए आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का बताना है, तो आप कोई भी एक फार्मूला देख लीजिए जिसमें ईटा आता हो। तो अगर आपने पढ़ा है तो एक विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो देखिए इसमें 6 पाई जो कांस्टेंट है उसको हटा देंगे, तो ईटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईटा इक्वल्स आ जाएगा एफ अपॉन आर वी। अब हम यहाँ पे इसके डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, एफ मतलब फोर्स दैट इज एम एल टी माइनस टू, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आर जो कि एक प्रकार की लेंथ है, और फिर वेलोसिटी यानी स्पीड यानी एल टी माइनस वन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए एल से एल कट जाएगा, और फाइनली ईटा का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, क्योंकि ये माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या ईटा का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज एरर की। इसको भी आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मानिएगा, क्योंकि इससे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो नोट यानी याद करने वाली बात यह है कि आप मल्टीप्लाई साइन को आप प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, पावर अगर कुछ भी होता है तो उसको आप मल्टीप्लाई में ले आते हैं। ये दो चीजें बेसिकली याद रखनी है, ठीक है। और किसी भी चीज को, जैसे हमने कहा कि जो सर्किल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम लोग पाई को कंसीडर नहीं करेंगे, और फिर जो भी लिखा है उसको हम डेल्टा समथिंग अपॉन समथिंग इंटू 100 के फॉर्मेट में लिखेंगे, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे हमें इसको अगर लिखना है तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और जो ये पावर में है ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब इस पूरे जो सेंटेंस लिखा हुआ है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इस पूरे का मतलब है रेडियस में परसेंटेज एरर, और ये जो है इस पूरे का मतलब है एरिया में परसेंटेज एरर। यानी सपोज दैट आपसे कहते हैं कि किसी सर्कल का रेडियस मेजर करने में 2% की एरर होती है, तो उसके एरिया में कितने परसेंट की एरर आएगी। तो इसके लिए हम बकायदा यहाँ पे रख देंगे, तो 2 इंटू, देखिए ये पूरा पूरा स्टेटमेंट ये जो पूरा लिखा हुआ है ये कहता है परसेंटेज एरर इन रेडियस, जो कि कितना है 2%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4%। इसका मतलब एरिया को मेजर करने में 4% की एरर आएगी। और कुछ चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कहा गया कि किसी क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मेजर करने में 1%, 2% और 3% की एरर आती है, तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की एरर आ सकते हैं, व्हाट पॉसिबल एरर्स इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो देखिए वॉल्यूम का फार्मूला V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है LBH। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए जब अभी हमने कहा कि जो भी दिया हो उसको हम डेल्टा V अपॉन V के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। अब यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100, और प्लस डेल्टा H अपॉन H इंटू 100। अब इस पूरे का मतलब क्या है, लेंथ में परसेंटेज एरर जो कि है 1%, 2%, 3%, यानी ओवरऑल 6% की एरर यहाँ पे आएगी। तो आई होप आपको ये परसेंटेज एरर का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना, कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं, किस हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज़ कुछ समझ लेते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया आपसे कि किसी स्फीयर के रेडियस में 3% की एरर आती है, तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की एरर आएगी, या उसके सरफेस एरिया में कितने परसेंट की एरर आएगी। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, V इक्वल्स क्या होता है, 4/3
पाई आर क्यूब। तो हमें पता है कि जो ये पावर है ना ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, और इन कांस्टेंट में तो कोई एरर होती नहीं, तो इसको हम ऐसे ही हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये 3R टाइप में आएगा, और R का मतलब कितना 3, दैट इज 3 × 3 यानी 9%। लेकिन जब अब बात हम कर्व सरफेस एरिया की करते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है 4πr², जिसमें से 4π में तो कोई एरर नहीं, तो ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 × 3 दैट इज 6%। तो 6% की यहाँ पे एरर आ जाती है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। यहाँ पे फर्स्टली फास्ट ट्रैक रिवीजन हो रहा है, तो थोड़ा डिटेल में बताना पॉसिबल कम है, बट आपको ये चीज़ें थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो लग जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।